सन 1839 में पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता का माहौल व्याप्त हो गया। तत्पश्चात मात्र 1 वर्ष के बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र खड़क सिंह की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला शासक नैनीहाल सिंह बना, वह भी शीघ्र ही काल के मुख में समा गया। अब शेर सिंह गद्दी पर बैठा। सन 1843 में शेर सिंह की भी हत्या कर दी गई। पंजाब षड्यंत्रों का एक गढ़ बन गया था। इसी वर्ष राजमाता जिंदन के संरक्षण में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया। दिलीप सिंह के शासनकाल में ही प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में लड़ा गया। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध राजमाता जिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। अंग्रेजी सेना नायक मेजर ब्रॉडफुट की नीतियों ने सिख सेनापति लाल सिंह तथा तेज सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उकसाया गया। परिणाम स्वरूप खालसा सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम एंग्लो सिख युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था एवं भारत के प्रधान सेनापति का नेतृत्व लॉर्ड गफ के पास था। इस युद्ध में 4 लड़ाइयाँ फिरोजशाह, मुदकी, भद्रोवाल और अलीबाल में लड़ी गई, जिनमें कोई भी निर्णय नहीं हो सका। 5वीं एवं अंतिम लड़ाई सबराओं में हुई, जो निर्णायक सिद्ध हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने सिखों को पराजित कर दिया तथा लाहौर पर अधिकार कर लिया। 20 फरवरी 1846 इस युद्ध के पश्चात 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य लाहौर की संधि ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 हुई। इस संधि के प्रमुख परिणाम थे, अंग्रेजों ने सतलुज नदी के दक्षिण ओर के सभी प्रदेशों को सिखों से छीन लिया और उन्होंने सिखों से हर जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए लिए, जिनमें से 50 लाख रुपए सिखों ने अपने कोष से दिए तथा शेष रकम के बदले पंजाब के कुछ प्रांत एवं कश्मीर अंग्रेजों को सौंप दिए। अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए लेकर गुलाब सिंह को कश्मीर भेज दिया। हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया। सिख सैनिकों की संख्या सीमित कर दी गई। अब केवल 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक ही रखे जा सकते थे। कश्मीर का गुलाब सिंह को बेचा जाना सिखों को पसंद नहीं आया। लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने सिखों को पराजित कर दिया तथा 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को दिलीप सिंह से भैरोवाल की संधि ट्रीटी ऑफ भैरोवाल 1846 की। इस संधि के तहत दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर में प्रवास सुनिश्चित कर दिया गया। लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंपकर महारानी जिंदन को 48,000 रुपए की पेंशन पर शेखपुर भेज दिया गया। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में लड़ा गया। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के पश्चात सिख सेना अपनी शक्ति को पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहती थी। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों से भी सिख क्रोधित थे। इसी समय अंग्रेजों ने मुल्तान के गवर्नर को अपदस्थ्य कर दिया। परिणाम स्वरूप जनता ने विद्रोह कर दिया। डलहौजी ने अवसर का लाभ उठाते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। 22 नवंबर 1848 ईस्वी को लड़ा गया रामनगर का युद्ध, बैटल ऑफ रामनगर 1848 प्रथम था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ तथा सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। अगला युद्ध 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध, बैटल ऑफ चिलियावाला 1849 था। इस युद्ध में अंग्रेजी और सिख नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात लॉर्ड गफ ने अंग्रेजी नेतृत्व की कमान संभाली और शेर सिंह ने सिखों का नेतृत्व किया। इस युद्ध का भी परिणाम नहीं आया। तदुपरांत तृतीय युद्ध अर्थात 13 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया। गुजरात का युद्ध, बैटल ऑफ गुजरात 1849 निर्णायक सिद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया। अंग्रेजों ने सिख सेना को पराजित कर दिया। इतिहास में इसे तोपों के युद्ध, वॉर ऑफ कैनन्स 1849 के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के विजय प्राप्त करने के उपरांत 30 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हेनरी लॉरेंस ऑफ एलनबोरो की इच्छा के विपरीत पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया तथा दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर शाही ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था, लेकिन इसमें मुख्य अवरोध फ्रांसीसियों का बढ़ता प्रभुत्व था। अतः उसका उद्देश्य फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को भी नष्ट करना था। वेलेस्ली की यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने व बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि की व्यापकता वेलेस्ली के काल में उस समय देखने को मिली जब उसने इसे अंग्रेज राज्य के विस्तार का साधन बनाया। सहायक संधि की कुछ विशेषताएं थी। वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी, अर्थात वह अपनी विदेशी नीति कंपनी को सुपुर्द कर सकेगी। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहाँ अंग्रेजी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। नकद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना होगा। देशी रियासतें शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। संधि से कंपनी के लाभ कुछ इस प्रकार थे। देशी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांसीसियों को वहाँ नौकरी करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका था। चूँकि
देशी रियासतों की विदेशी नीति अब कंपनी के हाथ में चली गई थी, अतः कंपनी द्वारा वे एक दूसरे से पृथक कर दी गई और इस प्रकार वे अंग्रेजों के विरुद्ध गुट या संघ बनाकर तैयार हो गई। देशी राज्यों के खर्च पर ही अंग्रेजों की सेना बनकर तैयार हो गई। वह सेना जो देशी रियासतों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, व्यवहारत कंपनी द्वारा अपने शत्रुओं और देशी रियासतों को नष्ट करने में उपयोग की जाती थी। इससे कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफी आगे बढ़ गई। इस संधि के द्वारा देशी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर संतुष्ट हो गई, जिससे कंपनी के विरुद्ध बढ़ते विद्रोह एवं शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। सेना पर अत्यधिक व्यय होने के कारण देशी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वे सेना का खर्च उठाने में असमर्थ सिद्ध होने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि देशी रियासतों को अपने बहुत बड़े प्रदेश से हाथ धो बैठना पड़ा। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों की राष्ट्रीय भावना, साहस, सैन्य संगठन आदि का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते गए। कहा जाता है कि वेलेस्ली की सहायक संधि से ब्रिटिश हितों की रक्षा हुई, जबकि देशी रियासतों को इसके गंभीर दुष्परिणाम झेलने पड़े। डलहौजी का व्यापकगत संतान कंपनी के लिए व्यापकगत से अभिप्राय था कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला सकती थी। डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए इसे नया हथियार बना लिया। उसने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलने का प्रयत्न किया। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। प्रथम श्रेणी में वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था तथा ऐसे राज्यों के शासकों को गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। द्वितीय श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए वह व्यवस्था की गई कि वे गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। ऐसे राज्य अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ राज्य थे। तृतीय श्रेणी में देशी रियासतों को रखा गया था, जिनके शासकों को गोद लेने की पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त थी। देशी रियासतों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करना ही अन्यायपूर्ण था, क्योंकि देशी राज्यों का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया था, न ही वे वैधानिक दृष्टि से भारत की सर्वोच्च सत्ता थे। सैद्धांतिक रूप से सभी भारतीय राज्य मुगल सम्राट के अधीन थे तथा मुगल सम्राट ही भारत का सम्राट था। गोद लेने की प्रथा के हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा धार्मिक व कानूनी रूप से मान्य थी। डलहौजी ने अपनी इस नीति से देशी प्रजा में असंतोष की भावना भर दी, जिससे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। डलहौजी के वापस जाते ही 1857 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ एकीकरण की नीति अपनाई। यद्यपि ब्रिटिश शासन की रियासतों के प्रति कोई निश्चित नीति नहीं, तथापि उन्होंने देश, कारक व परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। विलियम ली वॉर्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया। पहले चरण था घेरे की नीति, जो 1765 से 1813 ईस्वी में बनी थी। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 ईस्वी तक। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी तक। ये थी कहानी एंग्लो सिख वार की और अंग्रेजों की भारत पर विजय की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।